नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल टेक्निकल आंसर में। तो आज एक बार फिर से एक और नई हीमेटोलॉजी की क्लास लेके आ चुके हैं आप लोगों के सामने। और आप लोगों को वैसे पता ही होगा कि अपनी हीमेटोलॉजी के अंदर ब्लड नाम का एक चैप्टर चल रहा है। क्या चल रहा है? ब्लड चल रहा है अभी। तो बिल्कुल उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको पढ़ेंगे पूरा। और आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है ब्लड के अंदर, वो रहने वाला है ब्लड फंक्शन। कि ब्लड का फंक्शन क्या क्या होता है, ब्लड क्या क्या काम करता है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और इसके बारे में पढ़ने के बाद में देखो दोस्तों, वैसे तो आपका जो चैप्टर है ब्लड फंक्शन के बाद में समाप्त हो जाएगा, पर मैं इसके अंदर आप लोगों को एक टॉपिक और पढ़ाना चाहूँगा। वो टॉपिक बिल्कुल अच्छा है और कभी कभार उसमें क्वेश्चन आ भी जाता है और वैसे नहीं भी आता है क्वेश्चन, पर फिर भी आप लोगों को पढ़ना वो ज़रूरी है। बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा, उसका नाम है हीमोपोइसिस। ठीक है, तो बिल्कुल आज सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ब्लड के फंक्शन, पढ़ेंगे कि ब्लड क्या क्या काम करता है, फंक्शन क्या क्या है ब्लड के। ठीक है, और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि जो हीमोपोइसिस एक टॉपिक है आप लोगों के इस चैप्टर के अंदर, हीमोपोइसिस। बिल्कुल, तो हीमोपोइसिस के अंदर क्या होता है भैया? हीमोपोइसिस के अंदर जो भी ब्लड सेल्स होती है, जो अभी तक आप लोगों ने जो ब्लड सेल्स पढ़ी है, उन ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ पे होता है, वो अपन पढ़ेंगे। और ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन और डेवलपमेंट की प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? हीमोपोइसिस कहा जाता है। तो बिल्कुल इसका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हीमोपोइसिस। और उसके बाद में जो आपका ये चैप्टर है बिल्कुल पूरी तरीके से फिर फिनिश हो जाएगा। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। और एक बार वीडियो को शेयर भी कर दो, जहाँ पे भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हो। बिल्कुल एक बार वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल पे नए हो भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास पहुँचे और तुम सबसे पहले अपनी क्लास को देख पाओ, सबसे पहले नोट्स बना पाओ। ठीक है, तो उसके लिए चैनल का सब्सक्राइब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, ताकि सभी बच्चों के पास में अपनी क्लास पहुँचे, सभी बच्चे क्लास को देख पाए। ठीक है ना? अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, और अपने चैप्टर को अपन आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि अपन हीमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं, और हीमेटोलॉजी के अंदर जो अपना चैप्टर चल रहा है, हीमेटोलॉजी के अंदर अपना क्या चल रहा है? ब्लड चल रहा है। अब दोस्तों देखो, हर बार अपन क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करवाने से पहले थोड़ा सा अपन रिवीजन मारते हैं। तो भैया इस क्लास में भी रिवीजन मारेंगे कि अभी तक अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है ना? 1 मिनट में देखेंगे कि अभी तक अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो अपन ने ब्लड का नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखा था कि ब्लड क्या होता है, जिस दिन अपन लोगों ने चैप्टर को स्टार्ट किया था। उसके बाद में ब्लड के टाइप्स अपन लोगों ने देखे थे कि ब्लड को कितने भागों में बांटा गया है। तो अपन लोगों ने ब्लड को 2 भागों में बांटा था। पहला था ब्लड सेल्स, क्या था? ब्लड सेल्स था पहला। और दूसरा क्या था? दूसरा आप लोगों को पता ही होगा, प्लाज्मा था। क्या था? प्लाज्मा था। बिल्कुल, ब्लड सेल्स के अंदर अपन लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी थी। पहले आरबीसी पढ़ी थी, दूसरी अपन लोगों ने डब्ल्यूबीसी पढ़ी थी। ठीक है, फिर अपन ने तीसरी क्या पढ़ी थी? प्लेटलेट्स। क्या पढ़ी थी अपन लोगों ने? प्लेटलेट्स पढ़ी थी। और उसके बाद में दोस्तों अपन लोगों ने क्या पढ़ लिया? उसके बाद में अपन लोगों ने ये प्लाज्मा, जो कि एक फ्लूइड पार्ट है। प्लाज्मा एक क्या है? फ्लूइड पार्ट है। अपन लोगों ने इसको पढ़ लिया था। ब्लड सेल्स होती है तो 45% टोटल डब्ल्यूबीसी का कवर करती है, टोटल ब्लड सेल्स का कवर करती है। और जो प्लाज्मा होता है टोटल ब्लड सेल्स का 55% होता है, 55% कवर करता है। तो ये चीज़ें अपन लोगों ने पढ़ ली थी। आरबीसी अपन लोगों ने पढ़ ली थी, डब्ल्यूबीसी भी पढ़ ली थी। और डब्ल्यूबीसी के भैया जो टाइप ऑफ सेल्स थी वो भी अपन लोगों ने पढ़ ली थी। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल आप लोगों ने पढ़ी थी। उसके अंदर जो लिम्फोटिक सेल्स थी वो आप लोगों ने पढ़ी थी। स्मॉल लिम्फोटिक, लार्ज लिम्फोटिक, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने डब्ल्यूबीसी के अंदर पढ़ी थी। ठीक है ना? याद होगा ना आप लोगों को? याद है ना? फिर उसके बाद में अपन लोगों ने प्लेटलेट्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्लेटलेट पढ़ा था। इसके अंदर मोनोसाइट भी पढ़ा था डब्ल्यूबीसी के अंदर अपन लोगों ने। ठीक है,
प्लेटलेट थोड़ा सा था उसको पढ़ लिया। कल अपन लोगों ने प्लाज्मा पढ़ लिया था। प्लाज्मा एक फ्लूइड पार्ट है। प्लाज्मा क्या क्या काम करता है, प्लाज्मा का मेन काम क्या है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड का, उस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ये एक मीडियम की भूमिका निभाता है, माध्यम की भूमिका निभाता है। अगर प्लाज्मा वाली क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी हीमेटोलॉजी का जो भी प्लेलिस्ट है उसका लिंक दे दूंगा और एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा, तो वहां से जाके आप पूरा देख लेना। बिल्कुल आज अपन पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं आज अपन, वो पढ़ने वाले हैं ब्लड फंक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं, ब्लड फंक्शन अपन लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो भैया हेडिंग डाल लो आप लोग, ब्लड फंक्शन। बिल्कुल हेडिंग डाल लो ब्लड फंक्शन की, ब्लड के क्या क्या वर्क होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं ब्लड के। हाँ, ब्लड के क्या क्या कार्य होते हैं, ब्लड के फंक्शन क्या क्या होते हैं, ब्लड के फंक्शन क्या क्या होते हैं, ब्लड के कार्य क्या क्या होते हैं। तो हेडिंग डालो और हेडिंग डाल के अपन लोग एक एक चीज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल लो फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड। क्या, फंक्शन ऑफ ब्लड। हेडिंग डाल ली आप लोगों ने, फंक्शन ऑफ ब्लड। देखो सबसे पहला अपन इसके अंदर पॉइंट पढ़े, सबसे पहला पॉइंट पढ़े कि फंक्शन ऑफ ब्लड यानी ब्लड का फंक्शन क्या होगा। तो इसके अंदर मैं बोल सकता हूं कि सबसे पहला जो फंक्शन होगा वो होगा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ब्लड। किसका काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। बहुत सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, कैसे करता है वो बिल्कुल अभी समझाता हूं। तो सबसे पहले ही देखो, तुम लोगों को अच्छी तरीके से बना के लिखना है, पूरी लाइन को लिखना है। मैं केवल इसमें एक वर्ड में लिखूंगा या शॉर्ट तरीके से तुम्हारे को लिखूंगा और बिल्कुल समझाऊंगा पूरी तरीके से। फिर जो मैंने समझाया है तुम उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है ना, उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। तो सबसे पहला ही जो फंक्शन अपन है उसको पढ़ेंगे, वो क्या है, सबसे पहला फंक्शन है कि ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है। क्या करता है, क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है, ये तो आप लोगों ने सुन लिया और मैंने लिख भी दिया, पर कैसे ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है। देखो क्या होता है, जो अपना लंग्स होता है, क्या होता है, अपनी लंग्स होती है। अब आप लोगों को पता है कि लंग्स के अंदर क्या होती है, लंग्स के अंदर क्या होती है, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। उस ऑक्सीजन को क्या करता है, ये बॉडी के विभिन्न ऑर्गनों तक पहुंचाता है। बॉडी के जो विभिन्न ऑर्गन्स होते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं कि टिश्यूज तक पहुंचाता है। कहां तक पहुंचाता है, तो लंग्स में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होती है, जो ऑक्सीजन होती है उसको ये कहां तक पहुंचाता है, बॉडी के जो विभिन्न ऑर्गन्स होते हैं, विभिन्न ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, या फिर अपन बोल सकते हैं टिश्यूज तक पहुंचाता है। और क्या करता है, टिश्यूज के अंदर या फिर ऑर्गन्स के अंदर जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये उसको वापस कहां तक पहुंचाता है, वापस भैया लंग्स तक पहुंचाता है। तो क्या कर रहा है, ये लाने और ले जाने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है कि लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन होगी, जो क्या होगी, ऑक्सीजन होगी, जो O2 होगी, उस O2 को क्या करेगा, ये बॉडी के विभिन्न पार्ट, विभिन्न ऑर्गन्स, है ना, विभिन्न टिश्यूज तक पहुंचाता है। और उन टिश्यूज के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होगी उसको क्या करता है, ये वापस लंग्स तक पहुंचाता है। और लंग्स के माध्यम से फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से, और इसके बदले में क्या लिया जाता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ली जाती है। क्या ली जाती है, ऑक्सीजन ली जाती है। और लंग्स में जब ऑक्सीजन आ जाती है तो ब्लड क्या करता है, ब्लड क्या करता है, ब्लड उस ऑक्सीजन को बॉडी के विभिन्न टिश्यूज तक पहुंचाता है, विभिन्न ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। फिर उनका यूज किया जाता है, वहां पे किनका यूज किया जाता है, ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। बॉडी के जो विभिन्न ऑर्गन होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं। फिर वहां पे जो CO2 रिलीज होती है, उस CO2 को जो ब्लड होता है वो वापस लंग्स तक लाता है, और लंग्स के माध्यम से वापस उसको बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सट्रीट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार सबसे पहला ही काम ब्लड क्या करता है भैया, ब्लड सबसे पहला ही काम ट्रांसपोर्टेशन का करता है। तो ये चीज तुम लिख लेना अच्छी तरीके से। मैंने समझा दी है कि भैया लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन को बॉडी के विभिन्न ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, और उन ऑर्गन्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वापस लंग्स तक पहुंचाता है, और लंग्स तक पहुंचाने के बाद में वापस
लंग्स के माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाल दिया जाता है और उसके बदले में ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाता है। इस तरीके से जो ब्लड होता है सबसे पहला ही काम ट्रांसपोर्टेशन का करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का करता है। समझ में आ गया ना? आ गया ना समझ में? अब देखो इसके अलावा और क्या करता है, इसके अलावा और क्या करता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, इसके अलावा और क्या करता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर? देखो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इसके अलावा मैं अगर आप लोगों को और बताऊं तो देखो जैसे अपना लंग्स हो गया, क्या हो गया? लंग्स हो गया, और किडनी हो गई, क्या हो गया? लंग्स हो गया, किडनी हो गई, और अपनी स्किन हो गई, और क्या हो गई? इंटेस्टाइन, क्या हो गई? इंटेस्टाइन हो गई। समझना थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैं बोल रहा हूं तो तुम लोग समझने की कोशिश करना, क्योंकि गले में प्रॉब्लम है मेरे, ठीक है? थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है। अब क्या करता है इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का क्या काम करता है? देखो ये तो समझ में आ गया कि लंग्स के अंदर जो O2 होती है, कार्बन ऑक्सीजन होती है, उसको टिश्यूज तक, और टिश्यूज के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वापस लंग्स तक लाता है, ये लिख लेना। इसके अलावा क्या करता है? इसके अलावा जो अनावश्यक पदार्थ है, जो वेस्ट मटेरियल है, उन वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है, ताकि उनके द्वारा जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से उन वेस्ट मटेरियल्स को बाहर कर सके। अब देखो अपनी बॉडी के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है भैया, ये एक तरीके से वेस्ट मटेरियल है, तो इस वेस्ट मटेरियल को टिश्यू से, बॉडी के विभिन्न ऑर्गन से क्या करता है? ये वापस लंग्स तक लाता है। तो ये एक इसके अंदर क्या आ गया? लंग्स तक आता है। किडनी है, तो किडनी क्या करती है? किडनी भैया, किडनी क्या किडनी के माध्यम से क्या होता है? किडनी के माध्यम से अगर अपने ब्लड के अंदर अगर कोई भी चीज अगर नॉर्मल रेंज से ज्यादा आ रही है तो भैया ये क्या करता है? वो किडनी के अंदर आता है, और किडनी के अंदर आप लोगों को पता है क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का काम करता है। अगर कोई चीज नॉर्मल रेंज से ज्यादा है तो वो अपने लिए हानिकारक है, बकायदा आप लोगों को पता, तो हानिकारक है, तो उसको वो क्या करता है? फिल्टर आउट कर देता है, और उसको यूरिन के माध्यम से, किसके माध्यम से? यूरिन के माध्यम से उसको बाहर निकाल देता है। बिल्कुल उसी प्रकार जो स्किन है, स्किन के लिए भी ये क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि अपनी जो स्किन होती है, ये पूरी बॉडी पे जो स्किन होती है, देखो सबसे पहले तो स्किन का याद रखो कि पूरी बॉडी की सबसे बड़ी जो सेल होती है पूरी बॉडी में, वो स्किन होती है। इस स्किन को क्या बोला जाता है? बॉडी का हरपन मोला अंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हरपन मोला अंग बोला जाता है। 10वीं बार में आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा, बॉडी का हरपन मोला अंग किसे कहा जाता है? तो वो स्किन को कहा जाता है, और स्किन ही होती है सबसे बड़ी सेल होती है अपनी बॉडी की। इसके द्वारा देखो बहुत सारे काम किए जाते हैं। इसके द्वारा एक तो प्रोटेक्शन, सबसे जो प्राइमरी काम है प्रोटेक्शन का काम करती है। क्या काम करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है, बॉडी कवरिंग का काम करती है। और इसके अलावा देखो क्या होता है, इस तक कौन कौन सी चीजें, अब आप लोगों ने देखा होगा कि अपनी बॉडी के ऊपर कभी कभार पसीना आता है। क्या आता है? गर्मियों में पसीना आता है, जिसके द्वारा क्या होता है, जो अपनी बॉडी के अंदर जो भी अगर ओवरफ्लो हो रही है अगर कोई चीज, तो वो पसीने के माध्यम से, वेस्ट मटेरियल के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो स्किन तक भी बहुत सारी चीजें पहुंचाई जाती है, जिसके माध्यम से स्किन क्या करती है? उन चीजों को बाहर एक्सट्रीट कर देती है, निकाल देती है। इसके अलावा जैसे इंटेस्टाइन हो गया, तो इंटेस्टाइन में भी क्या होता है? आप लोगों ने इंटेस्टाइन जब आप पढ़ोगे, आप पाचन पढ़ोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे, तब उसमें पढ़ोगे, तो इंटेस्टाइन में भी क्या होता है? बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल्स को क्या किया जाता है? इंटेस्टाइन तक पहुंचाया जाता है, और उसके माध्यम से क्या होता है? ये फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है गुद्दा द्वार द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो सबसे पहला काम तो क्या किया भैया? ट्रांसपोर्टेशन का काम किया। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मैंने दो चीजें तुम लोगों को समझाई है। ट्रांसपोर्टेशन, जो पहला ट्रांसपोर्टेशन किया है वो O2 और CO2 को किया है। किसका किया है? O2 और CO2 का किया है। वो कैसे किया है कि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन को बॉडी के विभिन्न ऑर्गन्स तक, टिश्यूज तक पहुंचाया है, और टिश्यूज और ऑर्गन्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वापस लंग्स तक पहुंचाया है। तो पहला तो ट्रांसपोर्टेशन ये किया है। दूसरा क्या किया है कि बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? वेस्ट मटेरियल होते हैं। क्या है? वेस्ट मटेरियल होते हैं जो बिल्कुल बॉडी के लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। उनको कैसे तैसे करके बाहर निकालना होता है। तो भैया एक ही जगह से तो सारे जो वेस्ट मटेरियल है, अनावश्यक पदार्थ है, बाहर निकल नहीं सकते।
तो बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गन्स होते हैं। वो सिस्टम क्या करते हैं, उनके द्वारा बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है, अनावश्यक पदार्थ, उनको बाहर निकाला जाता है। तो उन सभी सिस्टम्स तक, उन सभी ऑर्गन्स तक, उन सभी सिस्टम तक पहुंचाने का, जो वेस्ट मटेरियल का पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। जैसे लंग्स तक पहुंचाता है किसको, CO2 को पहुंचाता है। किडनीज तक किसको पहुंचाता है, ब्लड को पहुंचाता है। भैया किडनी के अंदर ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड आता है और वो फिल्टर आउट वहां पे होता है। अगर उसमें नॉर्मल रेंज से ज्यादा होगी तो वो एक तरीके से अपने लिए वेस्ट मटेरियल होगा। क्या होगा, वेस्ट मटेरियल होगा, और उसको बाहर निकालना आवश्यक होगा, तो वो फिर यूरिन के जरिए उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार स्किन है और इसी प्रकार इंटेस्टाइन है। तो दूसरा मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या बताया कि बॉडी के अंदर जो विभिन्न अलग अलग अनावश्यक पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको बॉडी के विभिन्न ऑर्गनों तक पहुंचाने का काम किया जाता है ताकि उनको बॉडी से बाहर एक्सट्रीट कर सके, ठीक है ना, निकाला जा सके। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब तुम्हारे को समझ में आ गया होगा, और ट्रांसपोर्टेशन कितनी भूमिका निभाता है ब्लड के अंदर वो भी तुम लोगों ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। बिल्कुल मैंने जैसे अच्छी तरीके से समझाया है, तुम्हारे को लिखना है, क्या करना है, बिल्कुल तुम्हारे को लिखना है। अब उसके बाद में क्या होता है, देखो ट्रांसपोर्टेशन तुम्हारे को समझ में आ गया। दूसरा अगर अपन पॉइंट देखें ब्लड के फंक्शन के अंदर कि ब्लड और क्या काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन के अलावा और क्या काम करता है, तो भैया ये क्या करता है, दूसरा अगर अपन काम देखें तो ये एसिड बेस का बैलेंस करता है। क्या करता है, जो एसिड बेस होता है, एसिड बेस का बैलेंस, क्या एसिड बैलेंस क्या करता है, एसिड बेस का क्या करता है, बैलेंस बनाए रखता है। क्या करता है, बैलेंस बनाए रखता है एसिड और बेस का। एसिड आप लोगों को पता होगा अम्लीय और क्षारीय, अम्लीयता और क्षारीयता का बैलेंस बनाए कौन रखता है, ये अपना ब्लड रखता है। ब्लड की पीएच कितनी होती है, अगर किसी को पता है कि ब्लड कैसी प्रवृत्ति का होता है, मैंने जब चैप्टर को शुरू में ही स्टार्ट किया था, जब मैंने आपको पहले ही दिन जब चैप्टर स्टार्ट किया था अपना ब्लड, तो मैंने ब्लड का नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ाया था और उसके अंदर मैंने ब्लड की पीएच बताई थी। अगर किसी को याद है तो कमेंट करके बताओ कि ब्लड की पीएच कितनी होती है। जब मैंने पहले ही दिन तुम्हारे को पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने ब्लड की क्या बताई थी, नॉर्मल इंट्रोडक्शन बताया था। बताओ अगर किसी को याद है तो बताओ। देखो मैंने ब्लड की जो पीएच बताई थी, मैंने आप लोगों को ब्लड की पीएच बताई थी 7.4 बताई थी, और ये कैसा बताया था, मैंने बताया था हल्का एल्केलाइन प्रकृति का, यानी हल्का क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है, हल्का क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो ये इस बैलेंस को बनाए हुए रखता है भैया, क्या कर रखता है, इस बैलेंस को बनाए हुए रखता है। ऐसा नहीं है कि ये कभी अम्लीय हो जाएगा, कभी क्षारीय हो जाएगा, कभी न्यूट्रल हो जाएगा। तो एसिड बेस बैलेंस को बनाए हुए कौन रखता है, एसिड बेस बैलेंस को बनाए हुए रखता है अपना ब्लड। तो दूसरा इसका जो मेन काम है वो एसिड बेस बैलेंस को बनाए हुए रखना है, ठीक है। अगर तीसरा अपन ब्लड का अगर अपन काम पढ़े कि तीसरा फंक्शन क्या है, तो ये वाटर, बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस को बनाए रखता है। बॉडी के अंदर पानी का बैलेंस बनाए रखता है। ये कभी भी डिहाइड्रेशन नहीं होने देता, है ना, डिहाइड्रेशन नहीं होने देता, ओवर हाइड्रेशन नहीं होने देता। तो ये बॉडी के अंदर प्रॉपर क्या करता है, वाटर का जो पानी का बैलेंस होता है उसको बनाए रखता है। भैया आप लोगों ने देखा होगा जब अपन लोगों ने पीछे वाली क्लासें ली थी, तो पीछे वाली क्लासों में अपन लोगों ने ब्लड सेल को 2 भागों में बांटा था, और उसके अंदर दूसरा भाग था अपना प्लाज्मा। क्या था, प्लाज्मा था। अब प्लाज्मा मैंने आपको बताया है क्या होता है, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है। वो जो प्लाज्मा था, उस प्लाज्मा के अंदर 90% भैया क्या था, 90% क्या था, पानी था। क्या था, वाटर था। क्या था, वाटर था। तो ये इस बैलेंस को बनाए रखता है भैया। अगर प्लाज्मा के अंदर ये पानी की मात्रा अगर कम हो जाएगी, अगर प्लाज्मा के अंदर पानी की मात्रा अगर कम हो जाएगी तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी कम हो जाएगा, और कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम होने से जो ब्लड फ्लो करता है, जो ब्लड बहता है, वो ब्लड फिर बह नहीं पाएगा, फिर फ्लो नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या करता है, ये वाटर बैलेंसिंग का काम कौन करता है, ये ब्लड ही करता है। क्या करता है, ब्लड करता है। और ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, क्या होता है, ये एक लिक्विड पार्ट होता है, एक द्रवीकृत पार्ट होता है। और ब्लड के ऊपर सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो प्लाज्मा की होती है, क्योंकि ये एक तरल पदार्थ है। इसके अंदर 90% 90% पानी होता है, और बाकी मैंने 10% में आप लोगों को बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, एक्सक्रीटरी कंपाउंड होते हैं।
तो बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी उसके अंदर। तो बाकी 10 में वो होती है और बाकी पूरा 90% पानी का कवर रहता है। और ये पानी की मात्रा इतनी रहती है, अगर कम हो जाएगी तो आप लोगों को पता है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, और कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ने से क्या होगा, जो ब्लड है फ्लो नहीं कर पाएगा, और ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा भैया तो इंसान निकल भी सकता है, क्योंकि ब्लड सेल्स के अंदर फ्लो करना आवश्यक है। क्या करेगा, क्योंकि ब्लड फ्लो ही नहीं करेगा तो फिर चीजों का ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो मेरे को बताओ कि जो लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है क्या बॉडी टिश्यूज तक जा पाएगी? जा पाएगी? नहीं जा पाएगी ना। तो नहीं जा पाएगी तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या हो जाएगा, इंसान डेथ हो जाएगी। इंसान की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो वाटर बैलेंसिंग का काम कौन करता है? ब्लड करता है। कौन करता है? अगर चौथा अपन पॉइंट देखे तो और क्या करता है भैया, ये बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। जो बॉडी में जो अपना टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर आप लोगों को पता होगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है बॉडी का। तो 37 डिग्री टेम्परेचर को रेगुलेट, किसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? रेगुलेट करने का काम कौन करता है? ब्लड ही करता है। टेम्परेचर को मेंटेन करने का, टेम्परेचर को बनाए रखने का, रेगुलेट करने का, 37 डिग्री सेल्सियस बनाए रखने का काम कौन करता है भैया? ये कौन करता है? ये ब्लड ही करता है। समझ में आ रहा ना आप लोगों को? इसके अलावा क्या करता है ब्लड? इसके अलावा क्या करता है? और किसी को अगर याद है तो आप भी कमेंट करके बताओ कि और क्या क्या करता है ब्लड, और क्या क्या ब्लड क्या क्या काम करता है, बताओ। अगर याद है किसी को तो बताओ जल्दी से कि और ब्लड क्या क्या करता है, और ब्लड क्या क्या काम करता है, बताओ। देखो इसके अलावा अगर जो बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, इसके अलावा क्या काम करता है, तो इसके अलावा भैया आप लोगों ने एक चीज ये नहीं पढ़ी की है, एक चीज आप लोगों ने नहीं पढ़ी की है कि जब बॉडी में कहीं पे घाव हो जाता है, कहीं पे चोट लग जाती है, तो वहां पे क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ताकि ज्यादा ब्लड फ्लो नहीं हो पाए, ज्यादा ब्लड बाहर नहीं निकल पाए, है ना। तो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प कौन करता है? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प कौन करता है भैया? ब्लड ही तो करता है। तो ये भी तो एक तरीके का क्या है, फंक्शन ही है ना। क्या है, फंक्शन है ना। तो लिख लो इसके अंदर कि ब्लीडिंग के टाइम पे, ब्लीडिंग के टाइम पर ब्लड क्लोटिंग का काम कौन करता है? ब्लीडिंग के टाइम पर ब्लड क्लोटिंग, ब्लीडिंग के टाइम पे ब्लड क्लोटिंग का काम कौन करता है भैया? ब्लड ही तो करता है। कौन करता है? ब्लड ही तो करता है। और बताओ किसी को अगर याद है तो, अगर इसके अलावा और क्या क्या काम करता है ब्लड, बताओ जल्दी से, है ना, बताओ। अब देखो भैया आप लोगों को पता होगा कि बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, और बहुत सारे क्या होते हैं, आयरन्स होते हैं। तो उनका ट्रांसपोर्टेशन का काम भी कौन करता है? उनका ट्रांसपोर्टेशन का काम भी कौन करता है? ब्लड ही करता है। तो छठे पॉइंट में ये भी लिख सकते हो आपकी हार्मोन्स, और हार्मोन्स के बाद में लिख लेना विटामिन्स, और जो आयरन्स, क्या है, आयरन्स के ट्रांसपोर्टेशन का काम, क्या, आयरन के ट्रांसपोर्टेशन का काम। तो हार्मोन्स, विटामिन, और जो आपका हार्मोन, विटामिन और जो आयरन होता है उसके ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? उसके ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है? तो उसके ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड ही करता है। कौन करता है? ब्लड ही करता है। और इसके अलावा और क्या करता है? और क्या करता है देखो, इसके अलावा एक चीज आप लोगों ने और सुनी होगी यार, एक चीज आप लोगों ने अगर 7वें पॉइंट में अगर लिखना चाहो तो लिखो कि जो WBC होती है, जो WBC भी तो क्या है, एक प्रकार की ब्लड सेल है। क्या है? ब्लड सेल्स है। तो WBC के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। क्या होती है? इस WBC के अंदर आप लोगों को पता होगा एंटीबॉडी, क्या, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। क्या होती है? एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। और ये क्या करती है? बॉडी को डिफेंस करने का, बॉडी को डिफेंस का वर्क करती है। किसका काम करती है? बॉडी डिफेंस का वर्क करती है। तो ये क्या है भैया? ये ब्लड के क्या है? फंक्शन है, ब्लड के कार्य है। ये ब्लड क्या काम करता है? कार्य करता है।
तो समझ लो, दोबारा से समझा देता हूं। अपन ब्लड चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके अंदर फंक्शन ऑफ ब्लड अपना टॉपिक है। सबसे पहला काम क्या करता है, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन करता है, सबसे पहले O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करता है। O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे है, क्योंकि लंग्स के अंदर O2 प्रेजेंट होती है, उस O2 को लंग से क्या करता है, बॉडी के विभिन्न ऑर्गन्स तक ले जाता है, जहां पे O2 का यूज किया जाता है, उसको यूज में लिया जाता है, उसको काम में लिया जाता है। और उसके बाद में वहां पे जो CO2 बनती है, उस CO2 को क्या करता है, उस CO2 को वापस लंग्स तक लेके आता है और लंग्स के माध्यम से CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है और उसके बदले में वापस से O2 ले ली जाती है। तो इस तरीके से पहला ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या किया, O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन का काम किया। क्या किया, O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन का काम किया। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन क्या किया, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन इसने ये किया भैया कि बॉडी के अंदर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, अनावश्यक पदार्थ होते हैं। वो अनावश्यक पदार्थ बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, इसलिए उनको टाइम टाइम पे बॉडी से बाहर एक्सट्रीट किया जाता है, निकाला जाता है। तो बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं जो क्या करते हैं, अनावश्यक पदार्थों को अलग अलग माध्यमों से बाहर निकालते हैं। तो उन बॉडी के सभी सिस्टम्स के पास में, सभी ऑर्गन्स के पास में उन अनावश्यक पदार्थों को लाने का काम कौन करता है, वो काम ब्लड करता है, ताकि उनको फिर बाहर निकाला जा सके। जैसे लंग्स है, तो लंग्स के पास में अनावश्यक पदार्थ कौन सा आता है बॉडी से, वो आता है CO2। उसी प्रकार आप लोगों ने इसके अंदर स्किन देख लिया, इंटेस्टाइन देख लिया और उसके अंदर किडनी देख लिया। भैया किडनी में क्या आता है, किडनी के अंदर ब्लड आता है, ब्लड फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का किडनी के अंदर, ग्लोमेरुलस क्या करता है, फिल्टर आउट करता है। और अगर ब्लड के अंदर नॉर्मल रेंज से ज्यादा चीजें होगी तो वो यूरिन में आने लग जाएगी, तो वो भी एक तरीके से क्या है, वेस्ट मटेरियल है। इसके अलावा और क्या ट्रांसपोर्टेशन करता है भैया, विटामिन हो गया, हार्मोन हो गया, आयरन हो गया, इनका ट्रांसपोर्टेशन का काम भी कौन करता है, ब्लड ही करता है, क्योंकि ये चीजें ब्लड में ही प्रेजेंट होती है। किस में प्रेजेंट होती है, ब्लड में ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा एसिड एंड बेस का बैलेंस करता है, एसिडिक और बेसिक बैलेंस बनाए रखता है ये ब्लड। भैया मैंने ब्लड का पीएच तुम लोगों को 7.4 बता रखा है। ब्लड कैसा होता है, हल्का क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो ये इस चीज को मेंटेन करे हुए रहता है, ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाता है, मेंटेन करे हुए रहता है। तो एसिड बेस को बैलेंसिंग का काम कौन करता है, ब्लड करता है। वाटर बैलेंसिंग का काम कौन करता है, ये भी ब्लड करता है। ब्लड का दो भाग मैंने आपको बताया, दूसरा मैंने प्लाज्मा बताया। प्लाज्मा के अंदर लिक्विड पार्ट जिसको मैंने बोला है, और ये क्या है, द्रवीकृत लिक्विड पार्ट है, तरल पदार्थ है। इसके अंदर 90% क्या होता है, पानी होता है, 10% अन्य कार्बनिक, अकार्बनिक और एक्सक्रीटरी पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो भैया ये जो वाटर बैलेंसिंग का काम इसमें जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि अगर वाटर बैलेंसिंग अगर नहीं होगा ब्लड के अंदर तो भैया ब्लड क्या होगा, ब्लड जमने लग जाएगा, ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन लेवल क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन लेवल अधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन लेवल। ठीक है, तो अधिक सांद्र हो जाएगा, सांद्र होने से क्या होगा, वो फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उसको रेगुलेट करता है, क्या करता है, टेम्परेचर को बनाए रखता है, कौन रखता है, ब्लड। ब्लीडिंग के समय ब्लड क्लोटिंग करता है, अगर किसी के लग जाए एक्सीडेंटल की स्थिति में, या कुछ कट जाए, फट जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस समय जो ब्लीडिंग होती है, ब्लड बाहर निकलता है ना, सेल से, उस वहां पे ये क्या करता है, ब्लड को क्लोट कर देता है, ताकि ब्लड फिर ज्यादा बाहर नहीं निकल सके। ठीक है ना, तो ब्लड क्लोटिंग का काम भी कौन करता है, ब्लीडिंग के समय ये ब्लड ही करता है। उसके अलावा मैंने एक बताया था कि जो WBC होती है, WBC के अंदर आप लोगों को पता होगा, WBC के अंदर एंटीबॉडीज पाई जाती है, जो कि क्या करती है, डिफेंस का काम करती है, बॉडी को रक्षा का काम करती है। तो भैया ये जो एंटीबॉडीज पाई जा रही है, ये भी WBC के अंदर पाई जा रही है, और WBC एक प्रकार की ब्लड सेल्स है, क्या है, इसके अंदर भी ब्लड फ्लो करता है। तो ये भी क्या हुआ है, इसका फंक्शन हुआ है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से आपका ब्लड का फंक्शन है, तो बिल्कुल इनको अच्छी तरीके से लिख लेना। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ट्रांसपोर्टेशन, एसिड बेस बैलेंसिंग, वाटर बैलेंसिंग, टेम्परेचर रेगुलेटिंग, ब्लीडिंग क्लोटिंग ब्लीडिंग के टाइम पे क्लोटिंग, हार्मोन, विटामिन, आयरन का ट्रांसपोर्टेशन। WBC के अंदर क्या, एंटीबॉडीज का प्रेजेंस होना, जैसे वो डिफेंस का काम करेगी, रक्षात्मक काम करेगी। तो ठीक है, अब उसके बाद में दोस्तों अपना मैंने आप लोगों को बताया है कि वैसे तो तुम्हारा जो ब्लड चैप्टर है अगर इतना भी पढ़ोगे तो ठीक है, पर भैया देखो कभी कभार क्या है, मैंने देखा है कभी कभार जो क्वेश्चन आते हैं वो इसमें अलग से आते हैं कि ब्लड सेल्स का निर्माण, हीमोपोइसिस के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं।
तो अपन एक टॉपिक और पढ़ेंगे, ये आपका अंतिम टॉपिक होगा, लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का ब्लड का, वो होगा हीमोपोइसिस। क्या होगा? हीमोपोइसिस। बिल्कुल ब्लड के फंक्शन यहां पे खत्म हो चुके हैं, तो हेडिंग डाल लो हीमोपोइसिस, हेडिंग डाल लो हीमोपोइसिस। और समझो अच्छी तरीके से कि हीमोपोइसिस होता क्या है। देखो बिल्कुल समझाऊंगा हीमोपोइसिस को अच्छी तरीके से, उसके बाद में तुम लोगों को लिख लेना है, उसके बाद में तुम लोगों को लिख लेना है ना, उसके बाद में लिखना है। और तुम यार इतने इंटेलिजेंट तो हो ही कि तुम अपने आप लिख सको, अपने आप लिख सको, इतनी इंटेलिजेंट तो तुम हो ही कम से कम, ठीक है ना। तो मैं समझाता हूं तुम्हारे को अच्छी तरीके से, बस समझने पे ज्यादा ध्यान दो, समझो अच्छी तरीके से, जितना ज्यादा समझोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे ध्यान दो, समझने पे ध्यान दो, ठीक है ना। अब भैया हेडिंग डाल लो हीमोपोइसिस। देखो सबसे पहले समझना है हीमोपोइसिस होता क्या है, किस प्रोसेस को हीमोपोइसिस बोला जाता है। और इस प्रोसेस को समझने से पहले भी अपन हीमोपोइसिस जो वर्ड है उस वर्ड को समझेंगे, उस वर्ड से ही सारी चीजें पता हो जाएगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले समझेंगे हीमोपोइसिस जो वर्ड है, उसको हेडिंग बिल्कुल डाल लेना है आप लोगों को हीमोपोइसिस। क्या डालो? हीमोपोइसिस। अभी समझाते हैं, डालो हीमो, HEMOPOSIS, HEMOPOSIS, हीमोपोइसिस, ठीक है। डालो हेडिंग, डालो बिल्कुल हेडिंग डालो अच्छी तरीके से, और फिर आप लोगों को समझाते हैं, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाते हैं। देखो भैया हीमोपोइसिस पढ़ रहे हैं, तो हीमोपोइसिस जो वर्ड है, जो हेडिंग आप लोगों ने डाली है भैया, ये हीमोपोइसिस जो वर्ड होता है, ये जो वर्ड होता है, ये जो वर्ड होता है भैया, ये वर्ड दो प्रकार के वर्डों से मिलके बना होता है। कितने वर्डों से मिलके बना होता है? दो वर्डों से मिलके बना होता है। कितने वर्डों से? दो वर्डों से। तो पहला वर्ड कौन सा है? हिम। क्या है? हिम। हिम बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? हिम। और दूसरा वर्ड आप लोगों को पता है, ये क्या है? पोइसिस। देखो हिम का मतलब बेसिकली सब लोगों को पता है कि हिम का मतलब क्या होता है। तो हिम का मतलब अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूं। हिम का मतलब होता है, हिम का मतलब होता है भैया ब्लड सेल्स। क्या होता है? ब्लड सेल्स। और हिम का मतलब ब्लड सेल्स होता है, तो पोइसिस का मतलब क्या होगा? पोइसिस का मतलब होगा प्रोडक्शन। क्या होगा? प्रोडक्शन। क्या होगा? प्रोडक्शन। तो भैया इस वर्ड को अपन लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया, इसको अलग अलग करके अपन लोगों ने जब इसका अर्थ निकाला कि हीमोपोइसिस वर्ड है, ये दो प्रकार के वर्डों से, सब वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है हिम, दूसरा है पोइसिस। क्या है? हिम और पोइसिस। हिम का मतलब नॉर्मल जो मतलब होता है वो होता है ब्लड सेल्स। क्या होता है? रक्त कोशिकाएं। और जो पोइसिस का मतलब होता है वो भैया होता है प्रोडक्शन। क्या होता है? प्रोडक्शन, या फिर आप बोल सकते हो डेवलपमेंट। क्या होता है? प्रोडक्शन या फिर डेवलपमेंट। तो भैया ऑल ओवर हीमोपोइसिस वर्ड का क्या मतलब निकलेगा? देखो ऑल ओवर हीमोपोइसिस वर्ड का मतलब निकलेगा कि सभी प्रकार की, देखो देखना, सभी प्रकार की ब्लड सेल्स, सभी प्रकार की ब्लड सेल्स, सभी प्रकार की ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन, सभी प्रकार की ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन तथा डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और उनकी डेवलपमेंट की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हीमोपोइसिस कहा जाता है। तो हीमोपोइसिस में ये लिखना, आगे मैं तुम्हारे को लिखवा रहा हूं कि सभी प्रकार की ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को, सभी प्रकार के ब्लड सेल्स और उनके प्रोडक्शन तथा डेवलपमेंट, क्या है? डेवलपमेंट के प्रोसेस को हीमोपोइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस कहते हैं। तो लिख लेना ये चीज तुम कि हीमोपोइसिस क्या होता है। हीमोपोइसिस वर्ड होता है, दो प्रकार के वर्डों से मिलकर बना है। पहला है हिम, दूसरा है पोइसिस। हिम का मतलब मैंने बता दिया ब्लड सेल्स,
पोइसिस का मैंने मतलब बता दिया प्रोडक्शन। तो कुल मिला के ऑल ओवर इस रामायण का मतलब क्या निकला कि भैया जो सभी प्रकार की ब्लड सेल्स होगी उनका प्रोडक्शन होगा, क्या होगा, उनका प्रोडक्शन मानो या उनका जो डेवलपमेंट मानो, तो सभी प्रकार की ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होगी उसी को हीमोपोइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीमोपोइसिस कहा जाता है। तो पहले तो इस चीज को लिख लेना तुम अच्छी तरीके से कि हीमोपोइसिस क्या होती है, हीमोपोइसिस क्या होती है, तो इसको अच्छी तरीके से लिख लेना, ठीक है। उसके बाद में आगे समझो, आगे और समझो, आगे और समझो। अब भैया तुमने क्या बोला है, तुमने सभी प्रकार की जो ब्लड सेल्स है, सभी प्रकार की जितनी भी ब्लड सेल्स है, आप लोगों ने बोला है कि सभी प्रकार की ब्लड सेल्स, सभी प्रकार की ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट को, सभी प्रकार की ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट को आप लोगों ने क्या बोला है, आप लोगों ने हीमोपोइसिस बोला है, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि आप लोगों ने हीमोपोइसिस बोला है। तो फिर मेरे को चलो ये बताइए कि जो आरबीसी होगी, क्या होगा, आरबीसी होगी, तो आरबीसी का अगर डेवलपमेंट होगा, आरबीसी का अगर प्रोडक्शन होगा, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बताओ मेरे को। इसी प्रकार डब्ल्यूबीसी है, तो डब्ल्यूबीसी भी तो ब्लड सेल ही है ना, आरबीसी भी ब्लड सेल है, और आपने ब्लड सेल के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट को हीमोपोइसिस बोला है, हीमोपोइसिस बोला है। क्या बोला है? रक्त कोशिकाओं का निर्माण बोला है। तो मेरे को बताओ कि आरबीसी भी तो एक ब्लड सेल है, तो आरबीसी के निर्माण को या फिर आरबीसी के प्रोडक्शन को या डेवलपमेंट को क्या कहेंगे? बिल्कुल उसी प्रकार मेरे को बताइए डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन को और डेवलपमेंट को क्या कहेंगे? बिल्कुल उसी प्रकार मेरे को बताइए कि प्लेटलेट्स के डेवलपमेंट को और प्रोडक्शन को क्या कहेंगे? तो बताइए, क्योंकि ये क्या है, सारी की सारी ब्लड सेल्स है, और ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट को आप लोगों ने हीमोपोइसिस कहा है। बताइए, बताइए, कमेंट करके बताना है सभी बच्चों को, सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है। मैं बाद में कमेंट देखता हूं, तुम हल्के में मत लेना कि मैं कमेंट नहीं देखता हूं। मुझे पता है कौन कौन बच्चा पढ़ता है, कौन कौन बच्चा नहीं पढ़ता है। यार पता नहीं, स्याही खत्म हो गई दिखती है, मुझे लगता है स्याही खत्म हो गई दिखती है पेन में। चलो कोई ना, कल नई स्याही की अपन जो डिब्बी है वो निकाल लेंगे, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल जितना है उससे ही काम चला लेते हैं, और आप लोगों को वैसे भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखो भैया, आप लोगों ने क्या बोला है, आप लोगों ने बोला है कि सभी प्रकार के ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हीमोपोइसिस बोलते हैं। तो बिल्कुल उसी क्रम के अंदर अगर मैं आप लोगों को पूछ लूं कि चलो बताओ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी बताओ कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, तो बताओ कि आरबीसी के फॉर्मेशन को या फिर आरबीसी के फॉर्मेशन, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे? बताओ क्या बोलेंगे? इसी प्रकार बताओ, इसी प्रकार बताओ फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, बताओ फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी को क्या बोलेंगे? इसी प्रकार बताओ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, तो फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स क्या बोलेंगे? तो भैया मैं बताता हूं, देखो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को अपन क्या बोलेंगे भैया? आरबीसी का एक दूसरा नाम भी मैंने आप लोगों को बताया था जब आप लोगों को पढ़ाया था। क्या बताया था? आरबीसी का दूसरा नाम मैंने बताया था आप लोगों को इरिथ्रोसाइट। क्या बताया था? इरिथ्रोसाइट। तो क्या बताया था? बिल्कुल इरिथ्रो, ERYTHROCYTES, इरिथ्रोसाइट्स मैंने आप लोगों को बताया। तो इसी बिल्कुल इसी नाम पे अपन उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी है, आरबीसी ब्लड सेल है, और आरबीसी का क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट ही तो है ना, तो इसको अपन बोलेंगे इरिथ्रोपोइसिस। बिल्कुल उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी का मैंने क्या बताया था? डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था? ल्यूकोसाइट। क्या बताया था? ल्यूकोसाइट बताया था। तो बिल्कुल इसी को क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी को बोलेंगे ल्यूकोपोइसिस। क्या बोलेंगे? ल्यूकोपोइसिस। बिल्कुल उसी प्रकार तीसरा जो प्लेटलेट्स जब मैंने पढ़ाया था, इसका दूसरा नाम मैंने बताया था आप लोगों को थ्रोम्बोसाइट या फिर पट्टिकाणु, इसको पट्टिकाणु भी बोलते हैं, और थ्रोम्बोसाइट्स भी मैंने इसको बोला था, इसका नाम है दूसरा थ्रोम्बोसाइट। तो बिल्कुल प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन और डेवलपमेंट की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे थ्रोम्बोपोइसिस। तो आरबीसी को क्या बोलेंगे? आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट, तो इसको बोलेंगे इरिथ्रोपोइसिस। तो बिल्कुल लिख लो, इसको अच्छी तरीके से लिख लो, इरिथ्रो, लिख लो इरिथ्रो
इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस, इसको डब्ल्यूबीसी को बोलेंगे ल्यूकोपोइसिस। इसको प्लेटलेट्स को क्या बोलेंगे, इसको थ्रोम्बोसाइट बोला था तो इसको बोलेंगे थ्रोम्बोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है, तो ये अपन बोलेंगे क्योंकि ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी भी ब्लड सेल्स है और ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन और डेवलपमेंट को अपन लोगों ने क्या बोला था, अपन लोगों ने बोला था हीमोपोइसिस। क्या बोला था, हीमोपोइसिस। तो ये सारी की सारी ब्लड सेल्स है। आरबीसी भी ब्लड सेल, आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट है तो इसको बोलेंगे इरिथ्रोपोइसिस, है ना। और डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट है तो इसको बोलेंगे ल्यूकोपोइसिस। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, पट्टी कणु भी है, थ्रोम्बोसाइट भी है तो इसको बोलेंगे थ्रोम्बोपोइसिस। अब बिल्कुल इन वर्डों को भी तुम दो भागों में तोड़ के देख लो, इरिथ्रो प्लस पोइसिस। तो इरिथ्रो का मतलब क्या होता है, आरबीसी, इरिथ्रोसाइट आरबीसी, तो और पोइसिस का मतलब फॉर्मेशन और डेवलपमेंट की प्रोसेस। इसी प्रकार ल्यूकोसाइट, ल्यूकोपोइसिस, क्या बोलेंगे, ल्यूकोपोइसिस। तो ल्यूको प्लस पोइसिस तो यानी डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की प्रोसेस। इसी प्रकार प्लेटलेट्स, तो थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट से क्या बना, थ्रोम्बोपोइसिस, तो मतलब प्लेटलेट्स की डेवलपमेंट और उसका प्रोडक्शन की प्रोसेस को क्या बोला है, थ्रोम्बोपोइसिस। तो ये बिल्कुल लिख लो, अच्छी तरीके से लिख लो, लिख लो, लिख लो, ठीक है, लिख लिया होगा। अब देखो समझो कि ये जो हीमोपोइसिस मैंने आपको बोला है, जो सबसे पहले अपन लोगों ने देखा कि इरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस, ये जो प्रोसेस होती है ये होती कहां पे है और कौन कौन सी स्टेज पे कहां कहां पे होती है। तो ये तुम लोगों को पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस होती कहां पे है। भैया अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं हीमोपोइसिस, ठीक है, हीमोपोइसिस अपन पढ़ रहे हैं, यानी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन और डेवलपमेंट की प्रोसेस अपन पढ़ रहे हैं। इसके अंदर अब अपन यहां पे देखेंगे कि ये जो हीमोपोइसिस के अंदर इरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस, ये जो प्रोसेस होती है ये कहां कहां पे होती है और किस एज में होती है। तो भैया सबसे पहले तुम देखो कि जब आप फेटल लाइफ, जो फेटल लाइफ होगी, फेटल लाइफ में, फेटल लाइफ का मतलब प्रथम 3 महीने, क्या है, प्रथम 3 मंथ, प्रथम 3 मंथ। तो फीटल लाइफ यानी कि जब गर्भ के अंदर बच्चा बनता है, जब बच्चा बन रहा होता है तो पहले 3 महीने तक जब बच्चा बनता है, पहले 3 महीने तक जब बच्चा बनता है तो भैया बच्चा किससे बनेगा, ये जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होगा, इनका डेवलपमेंट होगा, उसी से तो बच्चा बनेगा, क्योंकि उसी से तो टिश्यू बनेंगे, फिर उससे ऑर्गन बनेंगे, फिर उससे बॉडी बनेगी। तो पूरी बॉडी के फॉर्मेशन में क्या होगा, पूरी बॉडी के फॉर्मेशन में हीमोपोइसिस तो होगा ना, हीमोपोइसिस, क्योंकि हीमोपोइसिस के अंदर ही क्या होगा, इरिथ्रोपोइसिस होगा, ल्यूकोपोइसिस होगा, थ्रोम्बोपोइसिस होगा, आरबीसी बनेगी, डब्ल्यूबीसी बनेगी, प्लेटलेट्स बनेगा, ये सारी चीजें होगी। तो फीटल लाइफ यानी प्रथम 3 महीने जब गर्भ के अंदर बच्चा बनता रहता है, प्रथम 3 महीने, जब पहले महीने से बच्चा बनना स्टार्ट होता है और प्रथम 3 महीने तक जब बच्चा बनता है, तो ये प्रथम 3 महीने तक जो बच्चा बनने की प्रोसेस होती है वो कहां पे होती है, बताओ किसी को अगर पता है कमेंट में बताओ, देख के, अगर किसी को पता है तो बताओ, बताओ किसी को पता है। देखो प्रथम 3 महीने तक जो बच्चा बनता है वो उसकी जो फीटल लाइफ होती है, प्रथम 3 महीने तक जो हीमोपोइसिस, जो उसके अंदर इरिथ्रो, ल्यूको और थ्रोम्बोपोइसिस की जो प्रोसेस होगी वो कहां पे होगी, वो होगी लीवर के अंदर। क्या होगी, लीवर के अंदर, और होगी वो स्प्लीन के अंदर। कहां पे होगी, स्प्लीन, लीवर के अंदर होगी और स्प्लीन के अंदर होगी। कहां पे होगी, लीवर के अंदर और स्प्लीन के अंदर होगी। तो ये याद रखना कि फीटल लाइफ में यानी प्रथम 3 महीने के दौरान जब बच्चा बनता है गर्भ के अंदर, पेट में बच्चा बनता है गर्भ में, तो जो हीमोपोइसिस के अंदर इरिथ्रो, ल्यूको और थ्रोम्बो, ये जो सारी पोइसिस होगी, आरबीसी का बनना, डब्ल्यूबीसी का बनना, प्लेटलेट्स का बनना, तो ये जो ब्लड सेल्स बनेगी तभी तो टिश्यू बनेगा, और टिश्यू बनेंगे तभी तो बॉडी के ऑर्गन बनेंगे, और बॉडी के ऑर्गन बनेंगे तभी तो पूरा बॉडी बनेगा। तो ये जो हीमोपोइसिस की प्रोसेस होती है ये कहां पे होती है भैया, ये एक तो होती है लीवर के अंदर होती है, और लीवर के अलावा ये कहां पे होती है, स्प्लीन में होती है प्रथम 3 महीने तक।
प्रथम जो 3 महीने का टाइम होता है, प्रथम 3 महीने तक यह कहाँ पे होती है, ये लीवर में होती है। और कहाँ पे होती है, ये होती है स्प्लीन में। अब भैया जैसे ही चौथा मंथ लगेगा, फोर्थ मंथ लग जाएगा, जैसे ही चौथा महीना लग जाएगा, फोर्थ मंथ लग जाएगा, बिल्कुल उसी टाइम पे जो आपकी हीमोपोइसिस की जो क्रिया होगी, हीमोपोइसिस यानी कि आरबीसी का बनना, डब्ल्यूबीसी का बनना, प्लेटलेट्स का बनना, ये जो सेल्स का बनना स्टार्ट हो जाएगा, ये चौथे महीने में कहां पे होगा, ये भैया स्टार्ट हो जाएगा बोन मैरो में। कहां पे होगा, बोन मैरो में ये चीजें बनना स्टार्ट हो जाएगी। प्रथम 3 महीने तक लीवर और स्प्लीन में बनेगी, और जैसे ही चौथा महीने लगेगा, चौथे महीने के अंदर ये जो ब्लड सेल्स होगी, ये बोन मैरो के अंदर बनना स्टार्ट हो जाएगी। किसके अंदर स्टार्ट हो जाएगी बनना, ये बोन मैरो के अंदर बनना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही आपकी प्यूबर्टी एज आएगी, कौन सी एज आएगी, आपकी प्यूबर्टी एज, और प्यूबर्टी एज में क्या होगा, हीमोपोइसिस सभी बोन्स में देखने को मिल जाएगा। फिर तो प्यूबर्टी एज, आपकी जो प्यूबर्टी एज होगी, कौन सी एज होगी, प्यूबर्टी एज। तो प्यूबर्टी एज आएगी आपकी, देखो लिख लो, PUBERTY। प्यूबर्टी एज के अंदर जो आपकी हीमोपोइसिस की जो प्रोसेस होगी, वो कहां पे होने लग जाएगी, तो वो हीमोपोइसिस सभी बोन्स यानी कि ऑल बोन्स यानी बॉडी के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं, सभी बोन्स के अंदर क्या होगा, हीमोपोइसिस होने लग जाएगा, यानी ब्लड सेल्स का निर्माण होने लग जाएगा। ठीक है, कहां पे होने लग जाएगा, सभी बोन्स में हीमोपोइसिस का निर्माण होने लग जाएगा। किस एज में, प्यूबर्टी एज में। लिख लो, किस एज में, प्यूबर्टी एज के अंदर। उसके बाद में भैया प्यूबर्टी एज जैसे ही खत्म होगी, फिर आपकी आएगी एडल्ट एज। कैसी, आपकी आएगी एडल्ट एज। एडल्ट एज, तो एडल्ट एज में क्या होगा भैया, एडल्ट एज में जो आपकी जो हीमोपोइसिस की प्रोसेस होती है, जो हीमोपोइसिस की जो प्रोसेस होती है, हीमोपोइसिस की जो प्रोसेस होती है, वो कहां पे हो जाती है, वो सिर्फ कुछ बोन्स के अंदर ही, कुछ लॉन्ग और फ्लैट बोन्स के अंदर ही समाप्त हो जाती है, उनके अंदर सिमट के रह जाती है। जैसे कहां पे, रिब्स में, कहां पे, रिब्स यानी पसलियों में, स्टर्नम में। तो फिर कहां पे, केवल इतनी सी ही, जैसे कुछ लॉन्ग बोन्स होगी, कुछ फ्लैट बोन्स होगी, उन्हीं के अंदर जो आपकी हीमोपोइसिस की जो प्रोसेस होगी, वो सिमट कर रह जाएगी। ठीक है ना, तो इसके अंदर लिख लो रिब्स, लिख लो रिब्स, स्टर्नम, लिख लो रिब्स, स्टर्नम और पेल्विस। ठीक है, तो ये बिल्कुल मैंने एज के हिसाब से बताया है। ये फीटल लाइफ यानी प्रथम 3 वर्ष, प्रथम 3 वर्ष, जब प्रथम 3 वर्ष में क्या होगा, प्रथम 3 महीने में क्या होगा, सॉरी 3 महीने में जो आपकी हीमोपोइसिस की जो प्रोसेस होगी, वो होगी लीवर के अंदर होगी और स्प्लीन में होगी। कहां पे होगी, लीवर में होगी और स्प्लीन में होगी। जैसा ही चौथा महीना लगेगा, चौथी महीने के अंदर जो आपके बच्चे के अंदर जो बोन्स होगी, बोन मैरो होगी, वो उस बोन मैरो के अंदर हीमोपोइसिस होने लग जाएगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बनने लग जाएगी, है ना। प्यूबर्टी एज, जैसे ही प्यूबर्टी एज आएगी, प्यूबर्टी एज होती है 10-12 साल की, 10-12 साल की। जैसे बच्चा 10-12 साल का होगा, तो उसका जो हीमोपोइसिस की जो प्रोसेस होगी, वो सभी बोन्स में देखने को मिलेगी। बॉडी में जितनी भी बोन्स होगी, उन सभी में हीमोपोइसिस देखने को मिलेगा। जैसे ही आप एडल्ट एज के होंगे, 17 से 18 साल के होंगे, तो आपकी शरीर में जो हीमोपोइसिस होगी, वो कुछ बड़ी बड़ी लॉन्ग बोन्स में और फ्लैट बोन्स में केवल देखने को मिलेगी। जैसे रिब्स हो गया, स्टर्नम हो गया, पेल्विस हो गया। ये क्या है, ये कुछ बड़ी बोन्स है। इन बड़ी बोन्स में ही आगे जाके आपका जो है हीमोपोइसिस की जो प्रोसेस है, वो सिमट के रह जाती है। तो बिल्कुल लिख लो इसको अच्छी तरीके से। एज वाइज मैंने बताया है, पहले 3 महीने के दौरान, चौथा महीने लगेगा प्यूबर्टी एज में, एडल्ट एज में। लिख लो लिख लो लिख लो। अब देखो, इतना समझ लिया
थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, थोड़ा सा मेंटेन करना यार, थोड़ा सा एडजस्ट करना, गले में खराबी है। अब भैया ये तो चलो ये हो गया। अब इसके बाद में तुम देखो कि जो ब्लड सेल्स फिर बनेगी, अभी तक तो आप लोगों ने क्या देखा, अभी तक तो नॉर्मल चीजें देखी है भैया। इरिथ्रोपोइसिस किसको बोलते हैं, ल्यूकोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस, ये भैया आरबीसी का बनना क्या बोलते हैं, आरबीसी के बनने को क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी के बनने को क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स के बनने को क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस वर्ड का मतलब क्या होता है, यही तो चीजें अभी तक आप लोगों ने देखी है। उसके बाद में कौन कौन सी एज में हीमोपोइसिस की क्रिया प्रोसेस कहां कहां पे होती है, ये देखा है। अब देखो जो हीमोपोइसिस यानी जो ब्लड सेल्स होती है, जो ब्लड सेल्स होती है, ये ब्लड सेल्स, ये जो ब्लड सेल्स होती है, ये ब्लड सेल्स क्या होती है, एक विशेष प्रकार की सेल के द्वारा बनती है, विशेष प्रकार की सेल के द्वारा बनती है, जिसे क्या बोलते हैं, हीमोपोइटिन सेल। क्या बोलते हैं, हीमोपोइटिन सेल बोलते हैं। तो ये जो ब्लड सेल्स होती है, ये ब्लड सेल्स होती है ना, ये ब्लड सेल्स एक विशेष प्रकार की हीमोपोइटिन सेल, स्टेम सेल के द्वारा बनती है। ठीक है, तो जितनी भी ब्लड सेल्स होगी, अब उसके अंदर चाहे ल्यूकोसाइट होगी, चाहे इरिथ्रोसाइट होगी, चाहे थ्रोम्बोसाइट होगी, क्योंकि ये सारी ब्लड सेल्स है, तो सभी प्रकार की जो ब्लड सेल्स होगी वो हीमोपोइटिन, एक विशेष प्रकार की सेल होती है जिसको हीमोपोइटिन सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोपोइटिन सेल्स। क्या बोलते हैं, हीमोपोइटिन सेल्स बोलते हैं। उन हीमोपोइटिन सेल्स के द्वारा बनती है, किसके द्वारा बनती है, हीमोपोइटिन सेल के द्वारा बनती है। और हीमोपोइटिन सेल के द्वारा जो सेल स्टेन होती है जो सेल स्टेन होती है उसके माध्यम से बनती है, सेल स्टेन के माध्यम से। और बिल्कुल इस प्रोसेस के दौरान दो प्रकार से बनती है, एक तो होगा यूरीपोटेंट स्टेम सेल और दूसरा होगा प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, इनके द्वारा बनती है। ये अपन कल देखेंगे। तो बिल्कुल जो जितनी भी ब्लड सेल्स होगी वो हीमोपोइटिन सेल्स के द्वारा स्टेम सेल के माध्यम से बनेगी। ये जो स्टेम सेल होती है ये दो प्रकार की होती है, प्लूरीपोटेंट और यूरीपोटेंट। ठीक है, तो ये इतना सा आप लोगों ने हीमोपोइसिस में पढ़ा है। अब हीमोपोइसिस नया टॉपिक स्टार्ट किया है, चैप्टर वही है अपना ब्लड वाला। इसमें मैंने समझाया है तुम लोगों को कि हीमोपोइसिस, सबसे पहले हीमोपोइसिस दो प्रकार के वर्डों से मिलकर बना है, हिम प्लस पोइसिस। हिम का मतलब होता है ब्लड सेल्स, पोइसिस का मतलब होता है ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये पोइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो पूरा ऑल ओवर अर्थ क्या निकलेगा कि सभी प्रकार की ब्लड सेल्स, उनके डेवलपमेंट और उनके प्रोडक्शन की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हीमोपोइसिस कहा जाता है। चलो हीमोपोइसिस अपन ने बोल दिया। हीमोपोइसिस के बाद में चलो फिर ये बताओ कि आरबीसी का बनना, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को अपन क्या बोलेंगे, क्योंकि ये भी तो ब्लड सेल है। फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी को क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स को क्या बोलेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, इसके अंदर जो आरबीसी है उसका दूसरा नाम क्या था, इरिथ्रोसाइट, तो इसको बोलेंगे इरिथ्रोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या था, ल्यूकोसाइट, इसको बोलेंगे ल्यूकोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, तो इसका दूसरा नाम क्या था, इसका दूसरा नाम प्लेटलेट्स भी है, और सॉरी पट्टी कणु भी है, और इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे थ्रोम्बोपोइसिस। तो ये हो गई आरबीसी का फॉर्मेशन, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन। आ गया, क्या बोलेंगे, इरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस और थ्रोम्बोपोइसिस। आ गया समझ में। उसके बाद में अपन लोगों ने क्या देखा, एज के हिसाब से देखा कि कौन कौन सी एज के दौरान कहां कहां पे हीमोपोइसिस की क्रिया होती है। हीमोपोइसिस की क्रिया का मतलब कहां कहां पे ब्लड सेल्स बनती है। प्रथम 3 महीने यानी फीटल लाइफ के अंदर क्या होता है, जो हीमोपोइसिस की क्रिया होती है, यानी आरबीसी निर्माण, डब्ल्यूबीसी निर्माण, प्लेटलेट्स का निर्माण कहां पे होता है, लीवर में होता है, स्प्लीन में होता है। चौथा मंथ लग गया, वहां पे कहां पे होगा, बोन मैरो में होगा। प्यूबर्टी में एज में क्या होता है, 12 से जो 13-14 साल की एज होती है वो प्यूबर्टी एज होती है। उसमें कहां पे होता है, ऑल बोन्स में, जितनी भी बॉडी के अंदर हड्डियां होगी वहां पे हीमोपोइसिस होने लग जाएगा। एडल्ट एज यानी 17 से 18 जो अपनी उम्र होगी, तो एडल्ट एज में क्या होता है, कुछ केवल लॉन्ग बोन और जो फ्लैट बोन होती है उन्हीं के अंदर हीमोपोइसिस सिमट के रह जाता है, जैसे रिब्स हो गया, स्टर्नम हो गया, पेल्विस हो गया। ठीक है, उसके बाद में जो हीमोपोइसिस अपन पढ़ रहे हैं, तो हीमोपोइसिस में भैया ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ही तो पढ़ रहे हैं। तो ये जो ब्लड सेल्स होती है, ये ब्लड सेल्स एक विशेष प्रकार की सेल के द्वारा बनती है, जिसे हीमोपोइटिन सेल कहा जाता है। और ये हीमोपोइटिन सेल स्टेन के द्वारा ये सेल्स का प्रोडक्शन करती है। जो ये हीमोपोइटिन सेल होती है, ये सेल स्टेन्स के द्वारा
ये क्या करती है, सेल्स का निर्माण करती है। इसके अंदर पहला जो तरीके की सेल बनेगी वो बनेगी यूरिपोटेंट और दूसरी बनेगी प्लूरिपोटेंट। ये अपन कल पढ़ेंगे, यूरिपोटेंट और प्लूरिपोटेंट अपन कल पढ़ेंगे। तो बिल्कुल हीमोपोइसिस को ही कल आगे बढ़ाएंगे, इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अब भी क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, थोड़ा सा सपोर्ट करो। सपोर्ट की आवश्यकता है, ऐसे मत करो, है ना। सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बेल आइकन पे नए हो तो प्रेस करके ऑल के बटन पे सेलेक्ट कर लो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे और तुम्हारे को सही सटीक और जेन्युइन जानकारी देखने को मिले। ठीक है, इसी के साथ में क्लास को यहीं एंड करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। ठीक है, अच्छा लगा है क्लास, बताया गया समझ में आया है, अच्छा लगा है तो बिल्कुल ईमानदारी से लाइक करके जाना, ईमानदारी से वीडियो को शेयर करके जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि रोज आपको इसी प्रकार क्लासें देखने को मिलेगी। आज थोड़ा सा क्लास लेट हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा। ठीक है ना, ठीक है। इसी के साथ में क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते रहेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।